लेक्चर जो सॉलिड एंगल पर था, होपफुली आपने देखा होगा, वो समझा होगा। उस टॉपिक का थोड़ा बहुत यूज जो है वो हम यहां करने वाले हैं, और ये है इस लेसन का, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, गॉस लॉ, यानी कि गाउस का नियम। अभी तक आपने इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा है। उस विद्युत फ्लक्स का एक सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, फॉर क्लोज सरफेस हम यहां पर एक लाइन इंटीग्रल लगा देते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेखीय समाकलन। तो जनरली अगर आपको फ्लक्स निकालना है इस फॉर्मूले से, तो यू विल हैव टू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको विद्युत क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गॉस लॉ का यूज करते हुए जब आप फ्लक्स निकालते हैं तो वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है गॉस लॉ से, ठीक है। और गॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है क्लोज्ड सरफेस पर, बंद पृष्ठ पर लागू होता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्क्वायर या रेक्टेंगल, वर्ग या आयत, ये बंद पृष्ठ में नहीं आते हैं। इनसे हम बनाते हैं घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड, वो बंद पृष्ठ है। ओके, रिंग यानी कि वलय बंद पृष्ठ नहीं है। स्फीयर यानी कि गोला जो है वो बंद पृष्ठ है। त्रिभुज जो है वो एक खुला पृष्ठ है, लेकिन जो कोण है आपका शंकु, वो एक बंद पृष्ठ है। बेलन जो है वो बंद पृष्ठ है। तो इन बंद पृष्ठों पर ही आपका जो गॉस लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। तो एक सिंपल इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से कोई भी क्लोज सरफेस जो है, चाहे आपका वो गोला है, स्फीयर है, या वो सिलेंडर है यानी कि बेलन है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है उसके अंदर कितना चार्ज है। ओके, उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश यानी कि कितना चार्ज रखा हुआ है, इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां पर इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज बाउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस एंड 1/एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट 1/एप्सिलॉन नॉट, आपको याद होगा। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमेबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो यहां पर इसको हिंदी में इस नियम के अनुसार किसी भी निर्वातीय वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स या किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, वो उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में जो आवेश है आपका नेट चार्ज और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है, गॉस लॉ को फाई इज इक्वल्स टू, सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं समीशन ऑफ क्यू। ओके, समीशन ऑफ क्यू, वैसे सिंपली हम इसको क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन समीशन ऑफ क्यू यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी कई बार क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है, एक पूरा बंद पृष्ठ है, उसके अंदर यहां पॉइंट चार्ज है, यहां पॉइंट चार्ज है, यहां पॉइंट चार्ज है, यहां पॉइंट चार्ज है। तो आपको उस बंद पृष्ठ का नेट चार्ज लेना है। ओके, नेट चार्ज का मतलब क्या है? उन आवेशों का बीजगणितीय योग लेना है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आवेशों के गुणधर्म के अंदर, तो वो समीशन ऑफ क्यू लगा दिया यहां पर। समीशन ऑफ क्यू इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, उसके अंदर जो है टोटल समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। ये एक छोटा सा इसका स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये किससे है? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का जरूर ध्यान रखेंगे आप। बंद पृष्ठ, ओके, बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है वो फाई बराबर में समीशन ऑफ क्यू अपॉन में किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ओके, इसका अब हम देख लेते हैं एक बार प्रूफ। एक क्लोज सरफेस है कोई, ओके, इस क्लोज सरफेस के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर, यहां पे सपोज पॉइंट ओ पर एक आवेश रखा हुआ है क्यू, एक चार्ज क्यू वहां पर रखा हुआ है पॉइंट ओ पर। ओके, अब आपको इससे निकलने वाला जो बंद पृष्ठ है उससे निकलने वाला फ्लक्स देखना है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब आप फ्लक्स निकालते हो तो उसका एक सिंपल तरीका क्या होता है, पहले आप छोटा फ्लक्स निकालो। ओके, से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो उसमें, या फिर इरेगुलर सरफेस होती है, तो उसमें आप पहले क्या करते हैं, डिफाई निकालते हैं अल्पांश का फ्लक्स, और उसको इंटीग्रेट, उसका समाकलन करने के बाद में, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको उस पूरे सरफेस का फ्लक्स मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं
एक अल्पांश इस पर आपको लेना होगा। ओके, तो मैंने यहां पर एक सपोज करो कि डीए क्षेत्रफल का कोई एक अल्पांश लिया है। इस प्रकार से ये स्मॉल पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट का जो एरिया है वो है ds। सपोज इसका एरिया जो है वो ds है, तो इसका एरिया वेक्टर मैंने आपको लेना समझाया था शुरुआत में कि एरिया वेक्टर क्यों है, ये भी समझाया था इस चैप्टर के शुरुआत में। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो आपको लेना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस। दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल पार्ट ds वेक्टर। ओके, एंड अगर इस सरफेस पर ये जो स्मॉल पार्ट है आपका, इस स्मॉल पार्ट पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि विद्युत क्षेत्र की बात करूं, तो इस स्मॉल पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करेगा? ये वाला चार्ज जनरेट करेगा, ये वाला आवेश जनरेट करेगा। तो इस आवेश की जो यहां से डिस्टेंस है, दूरी जो है वो मान लो आप r, ये डिस्टेंस हो गई आपकी r। ओके, पॉजिटिव चार्ज लिया है आपने, तो पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ई वेक्टर, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट? एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर मैं एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो वो क्या आएगा? ds cos थीटा आएगा। इफ आई टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस एरिया वेक्टर along electric field, then I will get what? ds cos theta, and the perpendicular component which is not required in this derivation what? ds sin theta, में उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर फिलहाल। तो यहाँ पर ये ds cos theta इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। स्मॉल पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पता है आपको, तो के की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1/4πε0, ओके, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लेता हूं तो मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं? आर कैप लगा सकता हूं। अदरवाइज आप इसको जनरली एक बार स्केलर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई वेक्टर हो गया ये। अब मुझे निकालना है इस स्मॉल पार्ट का फ्लक्स रिलेटेड टू दिस स्मॉल पार्ट, अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स। तो अल्पांश से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसको हम लिखेंगे डी फाई से। डी फाई इज व्हाट? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। आपको पता है अगर मैं e डॉट ds को खोलूंगा तो क्या आएगा? सो डी फाई इज इक्वल्स टू e डॉट ds इज इक्वल्स टू e ds cos थीटा, एंड डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर नहीं है, आपको सिंपली वैल्यू लिखनी है। आप लिख सकते हैं 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये ds cos थीटा, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ओमेगा के बराबर। आपको समझाया है मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल घनकोण। यानी ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस इस पॉइंट पर जो एंगल क्रिएट करेगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड एंगल, यानी कि घनकोण। किसका है ये? इस स्मॉल पार्ट का। और ये फॉर्मूला कैसे आता है या प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला निकाला था हमने ds cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो फ्लक्स आपने निकाला है इसका है, स्मॉल पार्ट का है। अगर आपको पूरे के लिए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो आप इसका समाकलन करें, डी फाई का हो जाएगा 5, ओके, q इज कॉन्स्टेंट अपॉन 4πε0 इज कॉन्स्टेंट, एंड ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को लिख दिया मैंने सॉलिड एंगल डी ओमेगा। तो ये सॉलिड एंगल किसका है? डी ओमेगा का। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉलिड एंगल किसके लिए आएगा? पूरे क्लोज सरफेस के लिए आएगा, पूरे बंद पृष्ठ के लिए आएगा। और बंद पृष्ठ के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4π। ये भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। सो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? q अपॉन 4πε0 इंटू में 4π। सो 4π और 4π कैंसिल हो जाएगा, तो फाई क्या आ जाएगा यहाँ पे? q अपॉन में ε0। ओके, अब यहां पर ये तो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अगर मान लो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अलग अलग आवेश रखे हुए हों, तो फिर उसका रिजल्टेंट चार्ज कैसे निकालेंगे आप? सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे, यानी कि उनका बीजगणितीय योग करेंगे। और जब बीजगणितीय योग करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको फाई जो लिखना है वो क्या लिखना है? समीशन ऑफ q अपॉन में ε0।
ओके, तो ये गॉस लॉ का आपका डेरिवेशन हो गया। गॉस लॉ से रिलेटेड वैसे तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको एक दो पॉइंट थोड़े समझा देता हूं कि जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो फाई बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा है, इसके अंदर ये जो क्यू आपको दिख रहा है ये क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है। जैसे मान लो ये क्लोज सरफेस है, सपोज करते हैं, ओके, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है ये क्यू, और यहां पर कोई इसके बाहर रखा हुआ है ये 2q। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा फाई बराबर में वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब ये चार्ज कोई मायने नहीं रखता, कारण क्योंकि ये चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस से बाहर है। ओके, दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि ये एक क्लोज सरफेस है और ये भी क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज यहां रखा हुआ है और इसके अंदर चार्ज यहां रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कहीं भी हो सकता है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो जैसे ये स्फीयर आपने लिया है, गोला लिया है, तो वो उसके सेंटर पर है या किनारे पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर होना चाहिए, है ना, यहां नहीं आना चाहिए बाहर सरफेस पर, अंदर होना चाहिए उसकी। तो अंदर उसकी पोजीशन चाहे कुछ भी हो सकती है। दूसरा, ये आर रेडियस का स्फीयर है और ये 2r रेडियस का स्फीयर है, यहां पर भी चार्ज क्यू है, यहां पर भी चार्ज क्यू है, तो दोनों से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। मतलब वो उसके यहां पर एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फाई डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? उसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी रेडियस कितनी है, अगर वो स्फीयर है तो, या वो क्यूब है तो उसकी साइड्स कितनी है, उससे कोई डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके अंदर। ओके, और एक बात और, जो गॉस लॉ है बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, और ये इनवर्स स्क्वायर रूल वहां पर होना जरूरी है उन फील्ड्स के लिए, उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, उन क्षेत्रों के लिए एप्लीकेबल होता है जहां पर ये इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो होता है, जो हम कूलॉम के नियम से पढ़ते आ रहे हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का जो है वो पालन होना चाहिए, वहां पर गाउस का नियम जो है वो वैलिड होगा, गाउस का नियम एप्लीकेबल होगा। ओके, सो दिस इज फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर गॉस ने क्या बता दिया कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप क्लोज सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायर्ड हो, ओनली चार्ज के बेस पर भी कर सकते हैं, है ना। यानी अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर सपोज करो कि कोई डाइपोल रख दिया, डाइपोल का मतलब क्या होता है? एक तरफ प्लस क्यू और एक तरफ माइनस क्यू, और आपको पूछा इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना है, तो सिंपली आप क्या बता सकते हैं? 0। क्योंकि डाइपोल का मतलब क्या है कि उसके अंदर नेट चार्ज 0 है, यानी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है, तो नेट चार्ज की वैल्यू 0 रहने वाला, फाई का मतलब क्या हो गया? 0। एक नहीं, कितने भी डाइपोल रख दें आप, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कितने भी द्विध्रुव रख दें, उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0 ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ उसके अंदर से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? वो चार्ज पर डिपेंडेंट है। वो ना तो चार्ज की पोजीशन पे डिपेंडेंट है, ना उसकी साइज पे डिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश का परिमाण कितना है, उस परिमाण पे वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मानते हैं कि लगभग एक आधा क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है, तो 5 एप्लीकेशंस है, वो हम 1 बाय 1 उसको पढ़ेंगे।